आज इस चैप्टर का एक छोटा सा लास्ट पार्ट हमें कंप्लीट करना है, जुडिशरी, और फिर इसके बाद इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कुछ। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। तो हमने इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखना शुरू किया, हमने लेजिस्लेचर देखा, एग्जीक्यूटिव देखा। आज हम डिस्कस करना शुरू करेंगे जुडिशरी। तो जुडिशरी के बारे में सबसे पहली चीज तो हम ये बता ही चुके हैं कि जो संविधान है, संविधान लागू हो पाए, ये काम इसका है, जुडिशियल, इस पूरे प्रोसेस का। और संविधान में भले कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हों कि सबको अधिकार मिलेगा, सब एक बराबर होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जुडिशरी के सेंस में पहली चीज तो ये रही कि जुडिशरी संविधान की रक्षक है और संविधान को एनफोर्स करना है। दूसरी चीज, सरकार अगर चाहे तो संविधान को पूरी तरीके से बदल ना पाए और संविधान को डिस्टॉर्ट ना कर पाए, तो सरकार से या सरकारों से भी संविधान को बचाना, ये भी काम जुडिशरी का है। और ऑब्वियसली कोई भी कानून अगर सरकार लाती है, जो कानून अगर जुडिशरी को लगता है कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, तो उस कानून को हटाने की भी ताकत है जुडिशरी के पास। तो जुडिशरी का ये पूरा एक सिस्टम है। सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, अलग अलग जगहों पे, छोटे लेवल पे अगर देखा जाए। इसके बाद जिले के लेवल पे, हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और कई सारे जिले मिलके फिर एक राज्य बनता है, तो राज्य के लेवल पे एक हाई कोर्ट है। तो हर राज्य की एक हाई कोर्ट है, और ज्यादातर जितने बड़े राज्य हैं सबकी एक हाई कोर्ट है। जहां छोटे छोटे राज्य हैं वहां पे ऐसा है कि 2 राज्यों की एक कंबाइंड हाई कोर्ट है, या 2-3 राज्यों की एक कंबाइंड हाई कोर्ट है, और पूरे देश के सेंस में सारे राज्यों को मिला के फिर एक सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट पूरे जितने भी अदालतें हैं ये सबको सुपरवाइज करती है। तो इसका ज्यूरिडिक्शन सब जगह है, पूरा ये सिस्टम जितना है, पूरा ज्यूरिडिक्शन है इसका, जुडिशरी का। अच्छा, अब इनको देखना शुरू करते हैं, इनकी एक एक चीजें। तो हमारे देश में जितने भी अदालतें हैं अलग अलग लेवल्स पे, भले चाहे वो सबऑर्डिनेट हो चाहे राज्य के लेवल पे हो, इन सबको जब एक साथ आप पुट टुगेदर करते हैं तो फिर हम इस चीज को कहते हैं जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट है पूरे देश के लिए, हाई कोर्ट्स हैं अलग अलग राज्यों के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं अलग अलग जिलों के लेवल पे, और बाकी लोकल लेवल के भी कोर्ट्स हैं जिनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। तो इस तरीके से इंडिया का जुडिशियल सिस्टम अगर देखा जाए तो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये चीज, आपको कोई भी केस है वो आप जिले की अदालत में आप ले जाएं, जिले की अदालत से हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इन सब का सुपरवाइजर है, इन सारे जितने भी ये अदालतें हैं, ठीक है। इट मींस द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। अच्छा, अब ये चीज हमने देखी कि कोई कहीं पे भी डिस्प्यूट होगा तो वो अदालतों के पास जाएगा। तो अब डिस्प्यूट किसके सेंस में, तो कई तरह के डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम इन अदालतों के पास है। तो पहली चीज तो ये है, बिटवीन सिटीजन्स, 2 नागरिकों के बीच में या फिर कई नागरिकों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, चाहे जमीन का, चाहे क्रिमिनल केस हो, कि एनी सॉर्ट ऑफ, तो ये चीज तो सबके सब जानते हैं हम लोग। इसके बाद अगर सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए सरकार कोई कानून लाए जो कि कई नागरिकों को ठीक नहीं लग रहा है कि कानून आने के बाद गड़बड़ होगा, तो ये डिस्प्यूट जो होगा इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, कि प्रोटेस्ट होंगे और सब कुछ होगा, एंड एट द एंड जब पिटीशन फाइल होंगी, ये सब याचिका दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। इसके बाद बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, 2 राज्य सरकारों के बीच में कभी डिस्प्यूट होगा। अच्छा, 2 राज्य सरकारों के बीच में डिस्प्यूट कब होता है? वैसे सुनने में तो ये लगता है कि अरे राज्यों के बीच में कैसे डिस्प्यूट होगा, जबकि हम एक ही देश का हिस्सा हैं। तो भले ही हम एक ही देश का हिस्सा हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे हम देखते हैं कि राज्यों के बीच में डिस्प्यूट है। और खास तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले तो बॉर्डर के सेंस में डिस्प्यूट है कि ये इलाका ये इस राज्य में आता है या इस राज्य में आता है। तो कई इलाकों के लिए डिस्प्यूट है 2 अलग अलग राज्यों में। और जैसे कि एग्जाम्पल्स के सेंस में क्या कहें, जैसे कि यही कर्नाटक और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ के जो बॉर्डर लाइन एरियाज हैं, यहाँ पे कई सारे इलाके हैं जहां मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं, और साथ ही साथ एज वेल एज बेलगाम
इन कर्नाटका, मतलब मराठी बोलने वाले लोग हैं, तो जो महाराष्ट्र है ये क्लेम करता है कि यहाँ पे अच्छी खासी आबादी मराठी बोलती है, तो ये महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए, और कर्नाटक कहता है कि नहीं ये हमारा हिस्सा है। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स इस तरीके से कई राज्यों के बीच में है। और इसके अलावा वाटर डिस्प्यूट्स, एक नदी अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही है तो ये वही वाला डिस्प्यूट हो जाता है कि अगर एक राज्य ने डैम बना लिया तो दूसरे राज्य में पानी की कमी हो रही है, तो वो जो नदी एक जगह से दूसरी जगह आई तो नदी किसकी है, तो पहले राज्य की है कि दूसरे राज्य की है, ज्यादा हक किसका होना चाहिए, पहला हक किसका है, ज्यादा हक किसका है। तो यहाँ पे इन चीजों का जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो इस चीज का फैसला अदालत करेगी कि क्या करना चाहिए, कितना पानी इस राज्य को जाएगा, कितना पानी इस राज्य को जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से दो राज्य सरकारों के बीच में डिस्प्यूट हो तो भी सुप्रीम कोर्ट या अदालतें डिसाइड करेंगी, और जरूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएगा फैसला, तब जाके सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, डिपेंड करता है कौन सी कोर्ट में जाएगा, लेकिन है सब जुडिशियरी के अंडर ही। इसके अलावा जब यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच का कोई डिस्प्यूट हो, यूनियन और स्टेट के बीच में भी बहुत कई बार डिस्प्यूट होते हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे टैक्सेशन सिस्टम को लेके सबसे पहला तो सबसे ज्यादा ये होता है कि राज्य, मतलब ये जो राज्य की सरकार है उसको अपने टैक्स का कट मिलना चाहिए, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है सेंटर की, वो इनको टैक्स का हिस्सा देगी। लेकिन कई बार होता है कि वो टैक्स कम दे रहे हैं, कई बार होता है कि डिले हो रहा है प्रोसेस में, इसकी वजह से राज्य की जो सरकार है, क्योंकि एट द एंड देखिए राजनीति हर जगह होती है, तो अगर किसी राज्य में उस राज्य की पार्टी की सरकार है और सेंटर में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, तो कई बार ये इस तरीके से राजनीति के चलते होता है कि किसी को नीचा दिखाना या फिर इस तरीके की बातें होती हैं। तो इस राज्य को जो फंड जाना है वो फंड दबा के बैठे हैं कि जब वो राज्य का मुख्यमंत्री और वो आएगा, जब बार बार बोलेगा तब हम देंगे। तो इस तरीके की राजनीति चलती है। आजादी के बाद से अभी तक कई बार ऐसे केसेस हुए हैं जहां राज्यों ने ये इल्जाम लगाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि हमारा फंड नहीं दे रहे हैं, कि बाढ़ आई है, आंधी तूफान साइक्लोन आया है, यूनियन गवर्नमेंट को हमें मदद करनी है, यूनियन गवर्नमेंट ने बोला भी है कि ये मदद करेंगे, लेकिन मदद आ नहीं रही है, तो बार बार जाना, बार बार कॉल करना कि आप क्यों नहीं मदद भेज रहे हैं, क्यों नहीं मदद भेज रहे हैं, और वो डिस्प्यूट हो रहा है। तो इस सेंस में अलग अलग लेवल्स पे डिस्प्यूट होते हैं और सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी अदालतों की। तो इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, अगर सुप्रीम कोर्ट के सेंस में देखा जाए, और हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी अगर आप अपील करते हैं तो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये जुडिशियरी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये जो चीज है कि जुडिशियरी जो जज बन रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये सरकारों के इशारों पे काम करने लग जाए, और इससे नुकसान क्या होगा, नुकसान के सेंस में आप इसी चीज इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे हमने इस चैप्टर का स्टार्टिंग में देखा था, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और डिस्प्यूट हो रहा था वहां पे कि एक तरफ सरकार है जो कि मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट करना चाह रही है, और एक तरफ ऐसे बहुत सारे नागरिक हैं और ऐसे कई सारे राजनीतिक ग्रुप हैं जो कि इसके अगेंस्ट में खड़े हैं। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले को सबने माना, अच्छा लगा हो चाहे खराब लगा हो, लेकिन माना सबने। तो एक लेवल की इज्जत है सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो कुछ सोच विचार के ही कहा होगा, हवा हवाई किसी से इन्फ्लुएंस होके नहीं कह दिया गया होगा। ये अपने आप में मुकम्मल है, इनको दबाया नहीं जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो कुछ सोच विचार के समझ के ही कहा होगा, तो सब लोगों ने मानी उसकी बात। तो ये जो बात है, और तभी उस मामला सुलझ भी गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो चीज स्मूथली चल गई। अभी अगर यही होता कि सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत ही नहीं होती तो क्या होता, हम मानते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट को, और ये लोग और प्रोटेस्ट करने लग जाएं, सरकार अपना वो करने लग जाए कि नहीं, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये वाला इसमें अमेंडमेंट करना है, सरकार कह दे कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम तो ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे, और नागरिक कह दे कि नहीं ये तो नहीं इंप्लीमेंट होगा, लड़ाई चलती रहे, तो वो कितना गलत स्थिति बनेगी। तो सुप्रीम कोर्ट की एक इज्जत है और एक सम्मान है, और उसने काम ऐसे किए हैं इतिहास में कि वो सम्मान और इज्जत है। ठीक है, कि ये इम्पार्शियली काम करते आए हैं,
और सोच समझ के ही करते हैं, कोई ऐसे हवाई फैसला नहीं देते। तो ये सब चीज सुनिश्चित हो सके कि जज जो है, जुडिशरी जो है, वो अपने हिसाब से काम कर सके, किसी के इन्फ्लुएंस में आए बिना। तो इसी चीज को कहा गया है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी हाँ तो होता है, कई बार सरकारों के दबाव में काम करती हैं, लेकिन हल्के फुल्के लेवल पे चलता है। बड़े लेवल पे तो ये तो किसके पास? जुडिशरी के पास पूरी प्रोटेक्शन है, बहुत पावर्स हैं जुडिशरी के पास, बहुत ताकत है इनके पास, बस एक्सरसाइज नहीं करती वो बस अलग बात है, लेकिन बहुत ताकत है। आर्म्ड फोर्सेस सरकार के पास नहीं है, मतलब हाँ, तो आर्म्ड फोर्सेस का यूज जुडिशरी के आगे कभी नहीं होगा। कि आप चाहें कि सुप्रीम कोर्ट के आगे आप क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार वहां अपने पुलिस वालों, अपने आर्मी वालों को लगाए? क्या सवाल क्या पूछ रहे हैं? इस तरीके से देखिए, सरकार अगर जजों को इन्फ्लुएंस करना चाहे तो वो बैकडोर तरीके से कर सकते हैं कि ये जज है, ये हमारे तरफ से बोल सकता है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हमारी तरफ फेवर कर सकता है, तो इसको हम चीफ जस्टिस बना देते हैं। और इस तरीके से बैकडोर से आप कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप खुले, जैसा आप कह रहे हैं कि ये सरकार के पास आई है और वो जुडिशरी को दबा ले, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आर्मी ऐसे हिंदुस्तान में तो पॉसिबल नहीं है, किसी और देश में, यमन, पाकिस्तान, सूडान, ऐसे किसी देशों में वो पॉसिबल है एक बार को, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। सरकार के सर पे लोग चढ़ जाएंगे कि आप कर क्या रहे हो। ये इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, इस चीज को सुनिश्चित करने की कोशिश करी गई कि जुडिशरी ना तो लेजिस्लेचर के कंट्रोल में हो और ना ही एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में हो, वो इंडिपेंडेंट काम कर सके। और जो जज हैं वो किसी भी, मतलब ये ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट काम ना करे अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। जो पार्टी ताकत में है उनके हिसाब से काम ना करे, इस वजह से इनको ताकत दी गई है। इनका सैलरी वगैरह ये सब कंसोलिडेटेड फंड से आता है, सरकार चाहते हुए भी इनकी सैलरी वगैरह कुछ नहीं कम कर सकती। इनको जो सिक्योरिटी मिलती है जजों को, वो सिक्योरिटी भी सरकार कम नहीं कर सकती है। और इन्हीं सब चीजों के चलते कहा गया है कि ये इनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, और जितनी कोशिश करी गई है इंडिपेंडेंट ये रहे, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। अब नो डाउट वो आप सोच के चलते हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे, और कहीं ना कहीं लूपहोल्स तो देखिए आते हैं, वो ह्यूमन नेचर है। जो जज भी बनते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सब के सब ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही ईमान के खरे हैं। कोई ना कोई जज होगा जो कि थोड़ा बहुत ही सही, वो चलो ठीक इन्फ्लुएंस में आ गए, और वो जज की अगर कमिटी में है तो क्या पता थोड़ा इधर उधर फैसला दे दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हर कोई करता है, वो ह्यूमन नेचर है, हर कोई करता है। दुनिया के हर देश में, हर जगह पे ये कोशिश चलती रहती है कि कैसे ना कैसे करके कुछ इन्फ्लुएंस किया जाए। और यही खैर एक चैलेंजेस में से है। तो ये जुडिशरी लेजिस्लेचर के कंट्रोल में ना हो, एग्जीक्यूटिव्स के कंट्रोल में ना हो, बड़े बिजनेसेस, पावरफुल लोगों के कंट्रोल में ना हो, तो इसी वजह से इस चीज को सुनिश्चित किया गया है। जरा इनके बारे में देखते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ये सब जितने भी जज हैं इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जितने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, और जितने सीनियर, जितने और जजेस हैं, ये सब मिल के फिर और भी बाकी सब जजेस को अपॉइंट करते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड होता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है। रिटायरमेंट की एज होती है, और ये सब जजेस जो हैं वो प्रैक्टिसिंग होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आप एक लेवल पे आते हैं, अब आप 40 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट में लग गए तो आप बचे 50, जितने 20 साल है वो काम करोगे। रिटायर तक फिर आप काम करेंगे। अब वही चीज है, आप वो सीनियोरिटी है। डिस्ट्रिक्ट जज में आपने इतने साल काम किया तो अब आप हाई कोर्ट में आ सकते हैं। हाई कोर्ट में इतने साल काम किया, अब आप मतलब वो हैं, एलिजिबल हैं सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए। तो एक लेवल पे आके आप सुप्रीम कोर्ट में आ गए।
आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इतने साल आपने इस कोर्ट में काम किया, इतने साल आपने इस कोर्ट में काम किया। जब बहुत सीनियर हो जाते हैं तो सीनियरिटी, वो पूरा इंस्टीट्यूशन है, वो पता है कि कौन सा जज कितना काबिल है, कितने साल काम कर चुका है, कितनी सीनियरिटी है, तो सीनियरिटी के सेंस में चलता है। ठीक है, तो वही चीज, तो इन प्रैक्टिस इसका मतलब ये होता है कि जितने भी सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये बाकी सारे जजेस को चुनते हैं। और यहां से भी ये जुडिशरी के जो इंडिपेंडेंस यहां से भी सुनिश्चित करी गई कि नए जज जो आएंगे वो सरकार नहीं तय करेगी कि नए जज कौन से आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस तय करेंगे कि नए जज कौन से आएंगे। और ऐसा भी नहीं कि ये भी पूरी तरीके से अपने मन मर्जी का कर पाएंगे, मतलब इस सेंस में कि वो एक थोड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहेगा कि इन्हें जिन नए जजेस को लाना है, इन्हें भी एक लिस्ट देनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वो भी उस चीज को वैलिडेट करेंगे, वो लिस्ट प्रेसिडेंट के पास भी जाएगी। लेकिन ये बात जरूर है, लोग वही आएंगे जिनको ये चाहेंगे, सीनियर जजेस। और इस चीज को कोलिजियम सिस्टम कहा जाता है। तो ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है अपने आप में, ये जजेस की। तो इनकी अपनी बॉडी है, सरकारों की अपनी बॉडी है, तो इस तरीके से एक डिवीजन ऑफ पावर है। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। जो सबसे सीनियर होते हैं उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाता है। और जब भी किसी आदमी को जज बना दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, तो इट इज नियर इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम। उसको वहां जज की पोजीशन से हटाना नियर टू इम्पॉसिबल है। ये भी ताकत इनको दी गई है। कोई जज सरकार के खिलाफ फैसला दे दे, लेकिन सरकार चाहे कि हटा दे, उसको नौकरी से हटा दे या फिर सुप्रीम कोर्ट से हटा दे, ये पॉसिबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा छेड़खानी ये कर सकते हैं कि इस केस की हियरिंग में ये वाले जज की ट्रांसफर वहां कर दिया, तो अब ये वाला केस में कोई और जज बैठेगा। ऐसे छेड़खानी पॉसिबल है, लेकिन आप हटा नहीं सकते, किसी को रिमूव नहीं कर सकते। किसी भी जज को रिमूव करने के लिए इंपीचमेंट का एक प्रोसीजर है, और ये इंपीचमेंट करने के लिए फ्रॉम द बोथ हाउसेस, आपको दोनों जो पार्लियामेंट के हाउसेस हैं इसमें वोटिंग करानी पड़ेगी। और जब 2/3 मेंबर्स हामी भर देंगे कि हां इनको इंपीच किया जाए, तभी किसी जज को इंपीच किया जाएगा। और हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक तो ये प्रोसेस नहीं हुआ है, इतने बुरे हाल कभी नहीं हुए कि किसी जज को इंपीच करना पड़े, हटाना पड़े। और इसी सब चीजों के चलते कहा गया है कि जुडिशरी इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड, कि इतनी ताकत ये रखता है कि सरकार को डायरेक्शन देती है यहां की सुप्रीम कोर्ट। और इनके पास ये ताकत है, द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, ऑफ द कंट्री, कि संविधान में जो कुछ भी लिखा है तो इसको क्या मतलब हो सकते हैं, क्या इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं, ये सब इंटरप्रेट करना संविधान का काम, मतलब ये जुडिशरी का काम है। और अगर लेजिस्लेचर कोई भी कानून ऐसा लाता है जो उनको ठीक नहीं लगता है, तो ये उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं कि कानून लागू नहीं होगा, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो। अगर उन्हें लगता है कि कोई भी कानून संविधान के खिलाफ जा रहा है, संविधान के मूल प्रस्तावना या मूल रूप के खिलाफ जा रहा है। और इसी चीज को, ये जो प्रोसेस है, इसी चीज को कहा गया है जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू का मतलब दोबारा से देखना, दोबारा से विचार करना। तो जैसे रिव्यू क्रिकेट में सिस्टम होता है रिव्यू का, तो जुडिशियल रिव्यू ये चीज है कि कोई कानून अगर सरकार लाई तो आप उस कानून को अदालत में ले जाके एक बार क्रॉस चेक करा सकते हैं कि ये कानून किसी तरीके से हैम्पर तो नहीं करेगा लोगों के हक अधिकारों को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करी जाएगी किसी भी कानून की, ये संविधान को किसी भी तरीके से वॉयलेट नहीं करता, लोगों के हक अधिकारों पे ये वॉयलेशन नहीं कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये चीज साफ तौर पे बोली है इंडियन गवर्नमेंट को कई बार कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर सकते। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, जो नेता लोग हैं
देखिए, जो आदमी पावर में आ गया वो तो हमेशा ही चाहेगा कि मैं ही पावर में रहूं, मैं कभी ताकत से ना जाऊं। वो तो ह्यूमन नेचर है, कोई आदमी ताकत नहीं छोड़ना चाहता। तो नेता लोग तो चाहते हैं कि संविधान को हटा दे और मैं राजा बन जाऊं, कि मैं जिंदगी भर राजा बनूं, मेरा बेटा अगला राजा बने या मेरे पार्टी का कोई अगला राजा बने, मेरी ही पार्टी की ताकत रहे। वो तो हर पार्टी, हर नेता, हर कोई यही चाहेगा। लेकिन एक मजबूत जुडिशरी जो खड़ी है, इस वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं कि नहीं यार 5 साल हो गए, अब हटना पड़ेगा और अब चुनकर आएंगे तभी बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। यही हमारे बॉडीगार्ड जो हमारा बात मान रहे हैं, यही बॉडीगार्ड हमें उठा के बाहर कर देंगे। ये बॉडीगार्ड हमारे नहीं है, 5 साल के लिए हमारे हैं। 5 साल होते ही हम ही को बाहर कर देंगे कि आपको आना है, चुन कर आइए वापस से। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आप किसकी बात मानी जाती है। ठीक है, तो यही चीज है। तो मेन स्वरूप कभी नहीं बदला जाएगा संविधान का, और यही बेसिक चीजें हैं। इसके बाद एक और चीज का जिक्र आया है, जिस चीज को कहा जाता है PIL। PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि अगर आप उस तरीके से ट्रांसलेशन करें तो पब्लिक के हित में लिटिगेशन, यानी कि वो विवेचना, एक तरीके से इसका हिंदी वर्ड में क्या बताऊं, कानून बनाना और पब्लिक के हित में कोई कानून हो, किस तरीके से उस प्रोसेस को कहा गया। ये तो हिंदी ट्रांसलेशन है। और वैसे अगर इसका मतलब है PIL का कि देखिए, अदालत ये तो कहता है कि अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हुई है और आपको लगता है कि आपके कानून या मतलब आपके अधिकारों का हनन किया गया है, तो आप सीधा कोर्ट में आ सकते हैं। लेकिन ये भी बात एक फैक्ट है कि जो बहुत गरीब आदमी है, जो बहुत कमजोर आदमी है, वो अदालत में नहीं आ सकता है। ठीक है, उसके पास, क्योंकि अदालत में आना, केस करना, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि अदालतों में आप ले जाके केस कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर आप एक गरीब और एक पिछड़े हुए और कमजोर आदमी की नजर से देखें, किसी की दुकान उजाड़ दी गई, किसी के वो बच्चे को उठा ले गए, कुछ हो गया, गुंडे लोग और ऐसा क्राइम हो रहा है, तो वो जाके अदालत में जाके वो याचिका दायर करे, तारीख ले, एक वकील लगाए, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं, हर किसी के कैपेबिलिटी में ही नहीं है। ये बात एक रियल फैक्ट है। वो मिडिल क्लास के लोगों को भले ही लगे कि पता नहीं लोग क्यों नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअली जब आप पैदा होंगे कभी गरीब और ऐसे असहाय, आप खुद देखेंगे कि वो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, अगर आप एक कमजोर वर्ग में पैदा हुए हैं, भिखारी के बच्चे पैदा हुए हैं, आप किसी रिक्शे वाले के बच्चे पैदा हुए, मजदूर के बच्चे पैदा हुए हैं, और आप बचपन से देख रहे हैं कि आपके माँ बाप के साथ कितना बुरा करा इस दुनिया ने, आपके साथ कितना बुरा किया इस दुनिया ने, तो आप इस दुनिया को इस तरीके से देखेंगे जैसे आप इस दुनिया का पार्ट है ही नहीं। ठीक है, ये बात एक फैक्ट है। और इस दुनिया के बारे में आपको पता ही नहीं, ना आप पढ़े लिखे, ना आपको कुछ पता है। ये अमीरों की दुनिया है और आपके अंदर ये वाली फीलिंग एक भरी है। अब जैसे कोई मान लीजिए गरीब है, कि कोई भिखमंगा है, कुछ इस तरीके से बहुत ही बुरे हाल में, आप उसको 10,000 रुपए दे दो और कहो कि जाके इस होटल में जाके खाना खा ले, उसकी हिम्मत नहीं होगी उस होटल में घुसने की, कभी नहीं घुस पाएगा। उसे ये लगेगा क्या मैं अलाउड हूं यहां पे, समझे, मैं अलाउड हूं यहां पे, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अंदर घुसूंगा ये लोग मुझे धक्के मार के बाहर कर देंगे। समझे बात। ये दुनिया जो हमें नजर आती है, हम मिडिल क्लास में है तो हमें लगता है अरे ये सब दुनिया है, लेकिन जो दुनिया हमें नजर आती है, ये जो सिस्टम्स हैं, जो इस सिस्टम्स के बाहर है ना, जो पिछड़ा हुआ, उसके लिए सिस्टम अगर आप बाहर से देखें तो वो यही सबसे पहले ख्याल आएगा क्या मैं अलाउड हूं यहां पे। तो बहुत अलग हो जाती है दुनिया जब आप उस नजर से देखते हैं। हाँ, और ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं कि अदालत जाओ तो अदालत में आप वकील लो, कितना झाम है, वकील ढूंढो, वकील की फीस दो, और तारीख पे तारीख लगे, सालों साल चलता रहे वो चीज, और वो क्या दुश्मनी किसी से ले, पहले इतना सब कुछ चल रहा है, आप केस करके और दुश्मनी ले लो किसी से, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अब किसी की झुग्गी तोड़ दी गई, मान लीजिए तोड़ी जा रही है, तोड़ दी गई, वो अदालत जा पाएगा क्या? उसके पहला चैलेंज तो उसका ये है कि अब कहां रहा जाए, अगला ठिकाना कहां बनाया जाए, कहां चला जाए, इन्होंने तो निकाल दिया मुझे।
और वो इस पूरे सिस्टम को एज अ वन यूनिट सिस्टम देखते हैं ना, कि तो दुनिया, हम तो दुनिया से बाहर हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और ऐसा भी नहीं कि गरीब लोग केस नहीं लड़ते। कई लोग जिन पे हिम्मत होती है कि हाँ वो इतना फीस देना और सालों साल ये करना, चप्पल घिसना, वो कर सकते हैं, वो करते भी हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता है। तो इस वजह से पीआईएल लाया गया। पीआईएल, और एक और चीज मान लीजिए, जिसके साथ शोषण हो रहा है जरूरी नहीं कि वो उसके खिलाफ आवाज उठाए। मान लीजिए कोई छोटी सी बच्ची है, उसको कहीं से किडनैप कर लिया गया और यहाँ प्रोस्टिट्यूशन कराया जा रहा है कहीं पे, तो आप उस छोटी सी बच्ची से ये उम्मीद करते हैं कि वो अदालत में जाएगी और बोलेगी कि नहीं ये चीज, ये इलाका बंद कराओ और ऐसा करो? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो छोटी सी बच्ची के लिए कौन लड़ेगा? कोई किसी और को लड़ना पड़ेगा ना उसके लिए। बहुत सारी लड़ाइयां दूसरों के लिए लड़नी पड़ती। तो अब वो आदमी अदालत में जाएगा कि उस बच्ची के साथ गलत हो रहा है, तो अदालत ये थोड़ी कह देगी कि तुम्हारे साथ थोड़ी गलत हुआ, तुम जाओ, तुम कौन हो आने वाले? तो यहां पे ये चीज आती है पीआईए, तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ लेकिन तुम किसी और के लिए लड़ सकते हो। तो पीआईएल का इस्तेमाल ऐसे बहुत सारे एनजीओज, एक्टिविस्ट, इन लोगों ने किया है, और बड़े बड़े केसेस में पीआईएल दायर करके बड़े बड़े घोटालों को सामने लाए हैं, बहुत सारी चीजों पे एक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जुडिशियरी आम पब्लिक के लिए ओपन करी गई, कि वैसे तो ओपन है ही, लेकिन ये बात सबको पता है कि ओपन होने के बावजूद अच्छा खासा समाज का वर्ग आएगा ही नहीं, आ ही नहीं पाएगा। हिचकिचाहट, पढ़ा लिखा ना होना, पैसे की कमी होना, और उस पे 100 तरह के काम है। उस पे सिर्फ यही काम नहीं कि अदालत आए, और जिस दुनिया से वो अलग है उस दुनिया में आके वो वकील ढूंढे, उस दुनिया में आके, और पॉसिबल नहीं सबके लिए, ठीक है। तो इस सेंस में ये सब चीजें हैं। तो पीआईएल के सेंस में अदालतों को खोला गया। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं पीआईएल के जरिए निकले हैं, कि लोगों ने पीआईएल लिखी, और कोई भी, और पीआईएल के अंडर ये चीज है कि कोई आम नागरिक भी अगर सिंपल सी चिट्ठी भी लिख देता है कोर्ट को, तो उसे भी एज अ पीआईएल माना जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीजों के जरिए बहुत सारे बड़े बड़े चीजें सॉल्व हुई हैं। तो ये पीआईएल एक बहुत अच्छा यूज रहा है कोर्ट्स में, ठीक है। तो यहां से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक सवाल आया है, संतोष पूछते हैं कि फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट से जुडिशियरी वीक होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो चाहे कोलिशन गवर्नमेंट हो, जुडिशियरी वीक तो नहीं कह सकते। मतलब इस सेंस में फुल मेजॉरिटी सरकार भी अगर कोई कानून लाए तो जुडिशियरी उस कानून को भी हटा सकती है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जुडिशियरी वीक हो गई लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के आगे। तो पावर के सेंस में जुडिशियरी कभी वीक नहीं होती, चाहे कैसी भी सरकार हो। हाँ, लेकिन ये जरूर है, अगर आप प्रैक्टिकल सेंस में बात करें तो ये जरूर है कि कुछ पार्टीज, कुछ ऐसे मतलब व्यक्तित्व होते हैं जो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि जज लोग थोड़ा सा दब जाते हैं, क्योंकि जज भी इंसान है, उन्हें अभी अपनी जान की परवाह है, उन्हें अपने जान की परवाह है, अपने परिवार की परवाह है, पहली बात। दूसरी बात, कमजोरी सिर्फ ये नहीं होती कि आप डर जाओ, कमजोरी ये भी होती है आप लालच में आ जाओ। तो ऐसे कई सारे जज हैं, मतलब वो चीज होती है ना, आपको अपनी बात मनवानी है, तो सिर्फ डरा धमकाने वाली बात थोड़ी होती है कि आप चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को पास कर दे, तो आप जो जज हैं आप उसको खूब लालच दे सकते हो कि आप रिटायर हो जाओगे तो हम आपको राज्यसभा में भेज देंगे, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको इतना मतलब अपनी पार्टी से इतना पैसा दे देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप वो कोशिशें कर सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो चलता ही है अलग अलग देशों में। तो आप जुडिशरी को इस तरीके से वीक कर सकते हैं कि अपने हिसाब से आप लालच दे के अपना काम करवा ले जाएं, लेकिन एज सच पावर्स के सेंस में, ऑन रिकॉर्ड पावर्स के सेंस में जुडिशरी कभी वीक नहीं होती। संतोष पूछते हैं कि डिफाइन वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट तो बहुत एक मतलब सिंपल सा जैसे एक टर्म, वही चीज जैसा कि इतिहास में हमेशा से औरतों को किचन तक सीमित रख दिया गया, और औरतों को हमेशा ये कहा गया कि ये आदमियों के बराबर
सोच नहीं सकती, आदमियों के बराबर विचार नहीं कर सकती, इनका दिमाग इतना तेज नहीं है, ये फैसले नहीं ले सकती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो और इनका भरोसा नहीं किया जा सकता है, और इतिहास में हमेशा से औरतों की गवाही का कोई भरोसा नहीं किया गया है कि अरे औरतें तो पागल होती हैं, कुछ भी बोलती रहती हैं, इनकी गवाही को गवाही नहीं माना जाता है। तो औरतें वॉज मोर और लेस जस्ट अ टूल, कि वो घर संभाले, खाना बनाए, हस्बैंड का ध्यान रखे, और दैट्स ऑल। वो घर का एक, मतलब जैसे घर की वॉशिंग मशीन होती है, घर का एक झाड़ू होता है, वैसे घर की एक औरत होती है। इससे ऊपर उसको नहीं माना गया कभी औरतों को। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब यही चीज कि औरतों ने जैसे वक्त के साथ इस चीज को दिखाया कि औरतें सब कुछ कर सकती हैं और किसी भी सेंस में कम नहीं है, और यही एम्पावरमेंट है कि ये चीज करके दिखाना। और आज के टाइम में औरतों, ये सब होने के बाद तो औरतों का पूरा आज हक है, अधिकार है, वो उनका पूरे, ये समाज आज उनका है। मतलब ऐसा नहीं कि उनका है, ये समाज उनका भी है।